खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की और इसमें एक टूरिस्ट के मौत होने की पुष्टि भी हुई है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछा, पता पूछा, इसके बाद उनके सिर में गोली मार दी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF नाम के एक संगठन ने ली है। हमले को लेकर PM मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और उन्होंने अमित शाह से मौके पर जाने को कहा। और इन हमलों को लेकर लेटेस्ट अपडेट के साथ पहलगाम से जुड़ी है कोमल सिंह और दिल्ली से लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। सबसे पहले कोमल, ये बताइए अपडेट क्या है, क्या ये घटना का स्केल और बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल मनोज, ये छोटी घटना नहीं हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। और इस निंदनीय घटना को अब देखिए किस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है। मतलब वो वैली जो बिल्कुल एक जन्नत का नज़ारा था, खूबसूरत वैली थी, खूबसूरत वादियों में लोग देश भर से आए थे। लोग कोई एक जगह के नहीं थे, वो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों के लोग थे। महाराष्ट्र से थे, गुजरात से थे, उड़ीसा के थे, कर्नाटका से थे। और वो अलग अलग लोगों का एक ग्रुप वहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था और कई लोग अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। और वहाँ पर किस तरीके से कितनी तादाद में आतंकी आए हैं अभी ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने और एक साथ फायर किया है अलग अलग लोगों पर और वहां से मौके स्थल पर वो फरार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। साल 2023 के बाद से 2025 तक हालात जो है सामान्य हो चुके थे। यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर में अब भारत से करोड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे थे। आने वाले समय में यात्रा आने वाली है, 3 जुलाई को यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा तंत्र मजबूत किया गया था, यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था। लेकिन बावजूद इसके भी इतना बड़ा हमला होना ये बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक घटना है। आपको बता दें मनोज, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मतलब ये मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की फायरिंग हुई है, जिस तरीके की लोगों की आई विटनेस जो बातें आई हैं सामने कि लोगों को पहले नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है और फिर गोली दागी है। मतलब पत्नी के सामने पति को मारा, माँ के सामने बच्चे को मारा। और कितना दर्दनाक वो मंजर होगा आप ये महसूस कर सकते हैं, पूरा भारत महसूस कर पा रहा होगा कि इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये बहुत निंदनीय है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। DGP CRPF, DGP जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात वहां पर पहुंचे हैं, IG CRPF पहुंचे हैं और अमित शाह भी कश्मीर पहुंचेंगे। और सभी सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है कि वो पहलगाम पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें हो रही हैं, जांच चल रही है। और वो आतंकी जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है वो मौके स्थल से किस तरीके से फरार हुए, क्या वहां पर उनके लिए कोई गाड़ी इंतजार कर रही थी, क्या उन्होंने कोई एम्बुश लगा के पूरी प्लानिंग से वहां पर थे, क्योंकि वहां पर जिन स्थानीय लोगों के रेस्टोरेंट में वो लोग वहां पर खा पी रहे थे, वो लोगों ने क्या कुछ देखा, क्या किसी ने कोई मंजर देखा। हालांकि अभी तक किसी भी स्थानीय लोगों ने ये नहीं बताया है कि ये मंजर कैसे हुआ, कौन कहां से आया था, किसी ने अभी बात नहीं की है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अगर बात करें, एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने न्यूज़ 18 से बात करके कहा कि बख्शा नहीं जाएगा किसी ने भी, अगर उस हमले में किसी का साथ दिया होगा, अगर किसी स्थानीय ने साथ दिया होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये इतना बड़ा हमला है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को निकलना पड़ रहा है। कुछ देर में वो निकल रहे हैं दिल्ली से और वो कश्मीर पहुंचेंगे और सभी से एक बैठक लेंगे और इस सिचुएशन का जायजा लेंगे, किस तरीके से इतना बड़ा हमला जो है वो हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, जबकि हालात सुधर रहे थे। यही वजह थी कि करोड़ों की संख्या में भारत से लोग आ रहे थे। और इससे सभी बड़ी बात है कि जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। लेकिन आपको बता दें मनोज कि सुरक्षा तंत्र हमारा इतना मजबूत है कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर भारत के हर वासी को इतना भरोसा है कि उनकी जान कभी जाएगी नहीं, कोई ये एक बड़ी घटना है। और इस घटना पर सबका ध्यान गया है कोमल। और सऊदी अरब में प्रधानमंत्री वहां से उन्होंने गृह मंत्री से बात की, तो आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लक्ष्मण रॉय हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी बताइए, सरकार में क्या चल रहा है, किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है?
देखिए, जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद सरकार में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई। नॉर्थ ब्लॉक में यहाँ पे लगातार सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई। गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में वहाँ पे आईबी चीफ थे, गृह सचिव थे, सारे आला अधिकारी थे और गृह मंत्री ने वहाँ बैठक बुलाई। उसी दौरान प्रधानमंत्री का फ़ोन आया जो अभी सऊदी दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री ने लंबी बातचीत की गृह मंत्री से और गृह मंत्री से हालात का जायज़ा लिया और गृह मंत्री से कहा कि वो इस मौके पर अगर पहुँच जाएँ तो उसके बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अभी श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पहुँचकर अस्पताल का दौरा करेंगे जहाँ पे घायलों का हालचाल पूछेंगे। उसके बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लगातार गृह मंत्रालय के अधिकारी, आर्मी पर्सनल, जम्मू कश्मीर सरकार तीनों आपस में संपर्क में बने हुए हैं कि आखिर कैसे इन आतंकियों को दबोचा जाए, कहाँ पे चूक हुई, आईबी को इस बात की इंटेलिजेंस की जानकारी क्यों नहीं आ पाई थी और आतंकी निकल के ना जा पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है और हर संभव चारों तरफ से वहाँ पे आर्मी हो, स्थानीय पुलिस हो, इनमें कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए साफ तौर से कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें आतंकियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा ही कड़ा संदेश गृह मंत्री ने दिया है, विदेश मंत्री ने दिया है। अब मुझे लगता है कि सबसे पहला फोकस ये हुआ कि आतंकी बच के ना निकल पाए, इसको कैसे घेरा जाए, उनको कैसे उनको सजा दिलाई जाए, ये एक फोकस होगा। लेकिन तत्काल हलचल काफ़ी तेज हो गई है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और ये ऐसे समय में हमला हुआ, इसका भी ध्यान दीजिएगा। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, ऐसे समय में हमला हुआ है जो अगले महीने से गर्मी की छुट्टियां होंगी, बड़ी तादाद में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जाते हैं और ऐसे समय में हमला हुआ जब जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला था। हमले का समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। कोमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको आतंकी हमले के कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान सुनवाते हैं। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। तो इस बड़े आतंकी हमले पर नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। आपको कुछ नेताओं के बयान दिखाते हैं। Such acts of violence have no place in our society और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहाँ सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहाँ आर्मी के भी लोग हैं, वहाँ जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। और पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने कायराना हमला किया है। भारत इसका किस तरीके से बदला लेगा? आवाज़ अड्डा में इसी पर आज बड़ी चर्चा होगी। शाम 7:57 पर आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया और इसमें मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया और वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 24 अप्रैल से 7 मई तक देश भर में जगह जगह वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। इसके तहत देश के तमाम मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में रात 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे।
पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शुक्रिया मोदी जी, कौम को जगाने के लिए हमने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ संशोधन कानून को संविधान विरोधी बताया है। कि मुल्क भर में मुसलमानों, अक़लियतों और इंसाफ पसंद शहरियों की सोच ये है कि ये कानून इंसाफ और संविधान के खिलाफ लाया गया है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इसकी भरपूर मुखालफत करें। लीगल कोशिश अपनी जगह चलती रहेगी और अवामी कोशिशें इस अंदाज पर जारी रहेंगी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं है। नया वक्फ कानून किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हाँ, 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस आज पिंक सिटी जयपुर में है। आज सुबह सुबह वो आमेर किला देखने पहुंचे, जहां कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। वैंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वैंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सजी धजी हथिनी चंदा और पुष्पा ने वैंस परिवार का स्वागत किया। आमेर फोर्ट यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वैंस अपने परिवार के साथ महल के महत्वपूर्ण हिस्सों में जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मान सिंह महल गए। उन्होंने वहां तस्वीरें भी खिंचवाईं। आमेर किले की छत पर वैंस ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर किला दिखाया। आमेर किले में वैंस का औपचारिक स्वागत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वैंस की पत्नी उषा का वेलकम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। JD वैंस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच डील को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया गया है। And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. I think this is a vital step. Thank you. I believe this is a vital step toward realizing President Trump's and Prime Minister Modi's vision because it sets a roadmap toward a final deal between our nations. I believe there is much that America and India can accomplish together. आज बाजार में तेजी का सिक्सर लगा है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 42 पॉइंट चढ़ा, सेंसेक्स ने 187 पॉइंट की बढ़त हासिल की। वहीं निफ्टी बैंक ने भी आज नया शिखर बनाया। निफ्टी बैंक 343 पॉइंट चढ़कर 55,647 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और बाकी डिटेल बता रहे यतिन मोता। जी, तो अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। RBI के उठाए हुए कदमों से
बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और इसी तर्ज पे एफएमसीजी काउंटर्स में भी कंजम्पशन की बढ़त की उम्मीद से, नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद से अच्छी खासी खरीदारी रही। आईटीसी, एचयूएल जैसे काउंटर्स में 2.5-3% के आसपास की इंट्राडे तेजी रही। एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छा आपको ट्रेडिंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजर्स की अगर हम बात करें तो आईटी शेयर्स और ऑटो शेयर्स में बिकवाली का माहौल था, खास करके इंडसइंड बैंक में लगभग 5% का डाउनटिक, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में 2 से 3% के आसपास का डाउनफॉल आपने देखा। अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो वारी एनर्जीज, मोतीलाल ओसवाल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और मैक्स हेल्थकेयर जैसे काउंटर्स में 5 से 10% के बीच अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम लूजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नायका, सुजलॉन एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली रही और बहुत सारी दिनों की रैली के बाद आज इंडस टावर में भी आपको लगभग 2% के आसपास का कट आता हुआ नजर पड़ा। अदानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर से एग्जिट करेगा। भारती एयरटेल और हेक्साकॉम अदानी डेटा नेटवर्क्स का स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं। करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया जा रहा है। ज़्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। अदानी डाटा नेटवर्क्स ने साल 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। कंपनी ने उस साल होने वाली नीलामी में हिस्सा लिया था। कंपनी ने इस नीलामी के अंदर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की थी। ये स्पेक्ट्रम 212 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया था। अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं। अदानी डाटा नेटवर्क्स ने अभी तक अपनी सर्विसेज की शुरुआत नहीं की है, ना ही कंपनी ने जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा किया है और अब कंपनी अपने टेलीकॉम सेक्टर से एग्जिट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेचने के लिए करार किया है। कंपनी सभी 6 सर्कल के अंदर अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेच रही है। भारतीय एयरटेल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा होने के बाद ये डील पूरी हो जाएगी। तो एक बार ये डील पूरी हो जाती है तो जो अदानी डाटा नेटवर्क्स का जितना भी स्पेक्ट्रम था वो भारतीय एयरटेल का हो जाएगा और अदानी डाटा नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब की वायु सीमा में प्रवेश किया, उसे रॉयल सऊदी अरब एयरफोर्स की तरफ से लड़ाकू विमानों ने विशेष सम्मान के साथ एस्कॉर्ट किया। जेद्दा पहुंचने पर पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी देकर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सऊदी नेतृत्व से बातचीत होगी। दोनों नेता एसपीसी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सऊदी अरब में बंद भारतीय कैदियों का मसला भी एजेंडे में है। इसके अलावा प्राइवेट हज कोटे के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। विवेक, क्विक कॉमर्स कंपनियां अब ग्रोसरी डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है। स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां 7 से 10 मिनट में एसी से लेकर स्मार्टफोन और कपड़े डिलीवर कर रही हैं। ऐसे में छोटे बड़े ऑफलाइन कारोबारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स समेत ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने एकजुट होकर एक ही मंच से सरकार से क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए रेगुलेशन की मांग की है। साथ ही इस मौके पर कारोबारियों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 मई से पूरे देश में इन कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके। कंज्यूमर जो है वो एल्गोरिदम का गुलाम बनते जा रहा है। आज की डेट में हमने बोला था कि सितंबर तक लगभग 2 लाख दुकानें बंद हो गई थी। इस साल का अनुमान ऐसे लग रहा है कम से करीब 10 लाख दुकानें बंद होने की कगार पर है। सो ये एक तरह से हिंदुस्तान के पूरे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। हर जगह पे हर
सेक्टर में ये लोग लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, एफएसएसए लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, कोटपा लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो इसके पास में गवर्नमेंट का ध्यान आना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये जनरल ट्रेड जो है ये पूरी तरह से निस्नाबूद हो जाएगा। आगे आने वाले 2 से 4 साल में ये सारी दुकानें समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ 10% दुकानें रह जाएंगी। अब ये संघर्ष तो करते रहेंगे और जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं वो भी उसका रास्ता निकालते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम 1 तारीख को 1 मई से सारे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलाने वाले हैं। वो मुहिम 3 शब्दों की होनी चाहिए, ई कॉमर्स बैन किया जाए। जब तक ये आवाज नहीं निकलेगी ये कहीं नहीं रुकेगा मामला। ये 3 से 4 साल के अंदर अमेरिका की तरह जो अभी बोला कि 10 किलोमीटर दूर जाके आपने सामान खरीदना है, स्टोर होगा, वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्विक कॉमर्स 10 मिनट की जो डिलीवरी की बात कर रहा है वो सिर्फ ढकोसला है, क्योंकि एक मोबाइल फोन को आप इनवॉइस करने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि उसमें IMEI नंबर, कंज्यूमर का डेटा, ये सब चीजें होती हैं। ये सिर्फ स्टंट है मार्केटिंग का। अगर मोबाइल की बात करें, और 10 मिनट में किसको मोबाइल चाहिए? साबुन चाहिए तो समझ में आता है कि सेम लाइफ बॉय बचपन से यूज कर रहा है, लेकिन मोबाइल वो देख के फील करके वो परचेस करता है, और बिलिंग में जब 10 मिनट लगता है, तो ये सिर्फ स्टंट है। पतंजलि प्रोडक्ट की पब्लिसिटी को लेकर बाबा रामदेव को एक बार फिर से कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी अंतरात्मा को झकझोरती है और पूरी तरह से माफी देने के लायक भी नहीं है। बाबा रामदेव ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के वीडियो और विज्ञापन पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप किसी एक कंपनी का शरबत ले रहे हैं तो आप शरबत जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के हमदर्द फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो बाबा रामदेव को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बयान, उनकी ये टिप्पणी हमारी आत्मा को झकोर देने वाली है, ये पूरी तरह से माफी योग्य नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा कि वो इससे जुड़े हुए जो भी बयान है, जो वीडियो है और जितने भी विज्ञापन है उनको वापस ले लेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको हमको रिटर्न में दीजिए, आप एक हलफनामा जारी कीजिए कि आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई 1 मई को करेगा। और अभी तक आपने विदेशी पहलवानों को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में बड़ी बड़ी फाइट्स करते देखा होगा, लेकिन अब जल्दी ही आप भारतीय पहलवानों को भी फ्री स्टाइल फाइट करते हुए देख सकते हैं। 1 मई से भारत में रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया की शुरुआत होगी। कैसे काम करेगा बता रहे हैं असीम मनचंदा। भारत के कई राज्यों में आपने इस तरह के अखाड़े देखे होंगे जहां पर पहलवान कुश्ती सीखते हैं, कुश्ती करते हैं, लेकिन भारत में अभी फ्री स्टाइल रेसलिंग पॉपुलर नहीं है। कुछ साल पहले आपने द ग्रेट खली को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर कुश्ती करते हुए देखा था। उसके बाद से खली रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी कुश्ती जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको पसंद किया। अब भारत जो रेसलिंग है उसको पॉपुलर करने की तैयारी कर रहा है। जल्दी आपको रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया भारत के अंदर देखने को मिलेगा। IPL की तर्ज पर इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जहां पर अलग अलग राज्यों से आए हुए पहलवान कुश्ती करेंगे। इसको नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा ताकि सरकार का इरादा कि इसको भी एक फेडरेशन की तरह एक बहुत बड़ा इसको स्पोर्ट्स बनाया जाए। बहुत सारे लोग फ्री स्टाइल कुश्ती देखना पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ विदेशी पहलवान ही कुश्ती करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब 1 मई के बाद आपको भारत के अंदर भी फ्री स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत सारे पहलवान आपस में compete करेंगे। खली जैसे पहलवान वहां होंगे जो कि खलबली मचाएंगे। तो भारत खुद की है रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत बहुत जल्दी ही करने की तैयारी कर रहा, और आप उसको लोगों पहलवानों को कुश्ती करता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से। नमस्कार।